बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 को सिंपलीफाई करने के लिए जा रहे हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होंगी जिनको हम सिंपलीफाई करेंगे, जिनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनका सलूशन किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ओवरव्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। जैसे कि ऑलरेडी हम इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। जिसकी एग्जांपल आप ये फर्स्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते, उनकी तादाद में डिफरेंस होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह रो मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ सिंगल रो आपको नजर आ रही हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। कॉलम मैट्रिसेस जिसमें सिंगल कॉलम नजर आ रहा हो। यूनिट मैट्रिसेस जिसमें आपको जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 नजर आ रहे हो। जैसे कि आप जो एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरह उसके बाद नल मैट्रिसेस हैं जिसमें तमाम एलिमेंट्स जीरो हो, जैसे ये नंबर 6 पे है एंड नंबर 10 पे है। नेक्स्ट वन है, सेकंड क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द डायगोनल स्केलर एंड यूनिट, यानी आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ऑलरेडी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि डायगोनल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनमें डायगोनल पे एलिमेंट्स हो और एटलीस्ट नॉन जीरो 1 एलिमेंट हो और बाकी तमाम एलिमेंट्स उसके जो है वो जीरो हो। जैसे आप सेकंड पार्ट जो है इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसकी एग्जांपल भी यही है, ये भी डायगोनल में आते हैं। और इसी तरह थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। नंबर 4 जो है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। नंबर 6 भी डायगोनल मैट्रिक्स है एंड नंबर 5 भी डायगोनल मैट्रिक्स है। एंड आफ्टर देन व्हाट इज स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब स्केलर वो होते हैं जिनके डायगोनल पे सेम एलिमेंट्स हो, जैसे ये है 3 3। जैसे इसके अलावा आपके पास ये 4 और प्लस 1 5 और ये भी 6 माइनस 1 भी 5, तो ये भी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके डायगोनल पे 1 1 हो, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इनका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। नंबर 4 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से आपस में इक्वल मैट्रिसेस कौन से हैं। जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट जो इसका है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट और इसका डी पार्ट, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने ये चीज़ देखी है कि इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। अगर आप इस मैट्रिक्स डी को देखें, इसको सिंपलीफाई करें आप, तो 2 - 4 मीन ये -2 आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये सी में लिखा हुआ -2 है। और अगर आप 6 - 8 को सिंपलीफाई करें तो ये भी -2 है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये वाला मैट्रिक्स सी में -2 लिखा हुआ है। तो इट मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। ऑर्डर इसलिए सेम है कि अगर आप मैट्रिक्स सी की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, तो 2/1 इसका ऑर्डर है। तो सेम इसी तरह डी का भी 2/1 इसका जो है वो ऑर्डर है। कॉलम 1 इसलिए है क्योंकि इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हम काउंट करेंगे, तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे 2 - 4 को, तो वो -2 एक ही एलिमेंट आएगा। इसी तरह 6 - 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 एक ही सिंगल एलिमेंट यहाँ पे भी आएगा, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। इसको हम मजीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है जिसमें आपने एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है, इसका सोल्यूशन भी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है, आपने शो करना है कि ए प्लस बी जो है वो सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए प्लस बी इसको इसमें से कैलकुलेट करेंगे, तो ए प्लस बी जब कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ही ऐड होगा।
सेकंड एलिमेंट सेकंड में ही ऐड होगा और थर्ड एलिमेंट थर्ड में ऐड होगा। सेम इसी तरह ये -2 जो है इस 1 में ऐड होगा, फिर -3 जो है इस 0 में, और सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम इन दोनों मैट्रिक्स का सम कैलकुलेट कर लेंगे। वो हमारे पास a प्लस बी जो है वो एक सिंगल मैट्रिक्स में तब्दील हो जाएगा। जब आप एक सिंगल मैट्रिक्स यहाँ पे जो है वो हासिल कर ले, तो आफ्टर देन आपने सिमेट्रिक चेक करने के लिए उसका ट्रांसपोज लेना है। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद भी आपके पास आंसर वही आएगा, तो वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 इनको भी हम डिटेल से जो है वो डिस्कस करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड ट्रांसपोज, और क्वेश्चन इसमें है मैट्रिक्स बी हमें दिया हुआ है -2 4 7 6 4 एंड 5, एंड इसी तरह मैट्रिक्स सी भी हमारे पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ जो है वो ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड पे भी हम टी लिख देते हैं ट्रांसपोज की जो नोटेशन है, और राइट साइड पे भी मैट्रिक्स के ऊपर टी जो है वो ट्रांसपोज की नोटेशन लिख देते हैं। आफ्टर देन इस टी को अप्लाई करते हैं। जब हम अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि ये जो फर्स्ट रो है इसकी, यानी -2 और 4, ये जो फर्स्ट रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, फर्स्ट कॉलम में। और इसी तरह जो सेकंड रो बनती है 7 6, इसको सेकंड कॉलम में लिख देंगे। और जो थर्ड रो है 4 5, इसको हम लास्ट कॉलम में लिख देंगे। तो मीन वाइल आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद जो रोज होती हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाती है, या यूं भी कहा जा सकता है कि जो कॉलम्स हैं वो रोज में चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका बी ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स सी है, तो उसका आपने ट्रांसपोज लेना है। तो जस्ट आप क्या करें, उसकी रो को आप कॉलम की फॉर्म में लिख दें, वो आपका ट्रांसपोज होगा। तो ट्रांसपोज लेने से जो इफेक्ट होता है मेनली वो ऑर्डर पे होता है, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे आप देखें मैट्रिक्स बी की बात कर लेते हैं, इसका ऑर्डर था फर्स्ट रो ये है, सेकंड ये और थर्ड ये, 3 रोज है इसकी और 2 कॉलम्स है। तो इसका जो ऑर्डर बनता है वो 3 × 2 बनता है। अगर आप ट्रांसपोज लेने के बाद चेक करें, यानी इसका जो ऑर्डर हमारे पास बना वो बना 3/2। लेकिन जब आप ट्रांसपोज कंप्लीट कर लेंगे, देन आप इस मैट्रिक्स का रिजल्ट का जो है वो ऑर्डर चेक करें, तो ये बच्चे इसकी फर्स्ट रो बनती है, ये इसकी सेकंड रो। तो इट मीन इसकी टोटल नंबर ऑफ रोज 2 है, और हमेशा आपने नंबर ऑफ रोज को पहले लिखना है। और उसके बाद कॉलम्स को चेक करें, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम। तो इसके 3 कॉलम थे, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। मैट्रिक्स का ऑर्डर जो था वो 3 × 2 था। जब आपने ट्रांसपोज लिया तो वो 2 × 3 बन गया। इट मीन्स जो रोज थी वो कॉलम्स में चेंज होगी, जो कॉलम्स थे वो रोज में चेंज। तो ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। सेकंड, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। ये दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। गिवन मैट्रिक्स ए विच इज 2 4 0, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a। -a का मतलब आप माइनस बाहर लिखें और ए की जगह पे ये मैट्रिक्स ए लिख दें। ओके, आफ्टर देन ये माइनस आपने ईच एलिमेंट पे अप्लाई करनी है। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब पे ये माइनस अप्लाई करेंगे। ये -2 के साथ भी आएगी, 4 के साथ भी और 0 के साथ भी। तो -0 एक्चुअली 0 ही होता है, इसलिए आप सिंपल 0 लिखेंगे। अगर किसी एलिमेंट के पास पहले से माइनस होती तो इस माइनस से वो माइनस प्लस में चेंज हो जाती। तो इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं ये जो बाहर वाली माइनस है, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट के साइन को चेंज कर देगी। जो प्लस होगा उसको माइनस में और जो माइनस होगा उसको प्लस में चेंज करेगी। सच दैट ये जो रिजल्ट आया है जिसको हमने इसका एडिटिव इनवर्स कहा है, ये उस वक्त वेरीफाई होगा जब आप इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऐड करेंगे और आफ्टर एडिशन आपके पास 0 मैट्रिक्स आंसर में आ जाए, तो देन आप कह सकते हैं कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो हमने उन्हीं दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर दिया। ये मैट्रिक्स ए था, -a उसका एडिटिव इनवर्स है। हमने दोनों को आपस में ऐड किया, ऐड करने के बाद जब सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, तो सिंप्लीफाई करने से पता चला कि वाकई इसका आंसर जो है वो 0 मैट्रिक्स आ गया।
अगर दो मैट्रिक्स का सम नल मैट्रिक्स आ जाए तो वो दोनों आपस में एडिटिव इनवर्स होते हैं, यानी -a का एडिटिव इनवर्स a है और a का एडिटिव इनवर्स जो है वो -a है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के अक्सर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में भी नजर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कोई से दो अननोन वेरिएबल्स आपको इन मैट्रिक्स में दिखाई दे रहे हैं, आपने उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये उसके साथ ही इक्वल के फॉर्म में सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। हमने कंपैरिजन के तहत जो है वो x और y को फाइंड आउट करना है। ये चीज़ हम ऑलरेडी बाय डेफिनेशन जान चुके हैं कि अगर मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो तो उनका ऑर्डर भी सेम होता है और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होते हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जैसे ये x+3 है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये इक्वल होगा इस 2 पे, यानी जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट आ रहा है। ये 3 जो है, ये माइनस का 3 है, ये इस -3 के इक्वल होगा। फिर 3y 2 के इक्वल होगा। इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो जस्ट उन्हीं एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे जिनमें आपको वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करने से कुछ हासिल नहीं होगा। x+3 इक्वल टू 2 और 3y जो है ये इक्वल टू ये इस 2 के आ जाएगा। जब आप x+3 से x की वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे तो 3 को उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे, वो -3 होगा। इनको सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसी तरह 3y इज इक्वल टू 2 था, तो हमें y की वैल्यू चाहिए। जो भी मल्टीपल की फॉर्म में नंबर आ रहा है उसको डिवाइड कर दें दोनों तरफ, लेफ्ट साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी y इज इक्वल टू 2/3। इसी तरह कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे दो इक्वेशंस बन जाए, ये भी x और y में और ये भी x और y में, तो उन दोनों इक्वेशन को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फिर x और y की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले इनका आपने सम कैलकुलेट करना है और सम कैलकुलेट करने के बाद जब ये सिंगल मैट्रिक्स में तब्दील हो जाएगा तो देन आप इस पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगर ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद भी इसका आंसर सेम रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, तो इट मीन ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक। अगर ए और बी कोई से दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मीन इनका आप ट्रांसपोज लेते भी हैं तो वो इन्हीं के बराबर आएगा। एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसको कॉमोटेटिव लॉ भी कहते हैं, यानी ये दोनों ए और बी आपस में कम्यूट कर रहे हैं। ए बी बराबर बी ए, कॉमोटेटिव लॉ भी कहलाता है। शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। हमें यहाँ पे तीन चीजें गिवन है। नंबर 1 ए सिमेट्रिक है, नंबर 2 बी सिमेट्रिक है, एंड नंबर 3 ए बी इज इक्वल टू बी ए है। सबसे पहले हम इन तीनों को कंसिडर करेंगे। गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर ये सिमेट्रिक है तो इट मींस ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल। इनको हम इक्वेशंस इनको लेबल कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए जो है इक्वेशन नंबर 1 और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी जो है वो इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। एंड आफ्टर देन ये जो रिजल्ट हमें दिया है ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसको कंसिडर कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। वी हैव टू शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। हमें ये साबित करना है कि ए बी जो प्रोडक्ट है ये सिमेट्रिक है। दैट इज, इसका मतलब है हमें फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के ही बराबर है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि सिमेट्रिक होता ही वो है जिसका आप ट्रांसपोज लें और वो उसी के ही इक्वल आ जाए। इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 को हम इसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और ए बी होल का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। इसमें ये है कि अगर आपके पास ए बी सी ये तीन मैट्रिक्स के नेम आपके पास हो और इनका ट्रांसपोज हो, तो आप अगर अप्लाई करना चाहें बाय डेफिनेशन तो सबसे पहले आप सी लिखेंगे, फिर आप सेकंड एलिमेंट बी लिखेंगे एंड लास्ट पे आप जो है वो ए लिखेंगे। इसका मतलब हुआ जब ट्रांसपोज अप्लाई किया जाता है तो उसकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, उसके एलिमेंट्स जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे जाते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप इनवर्स में भी पढ़ चुके हैं मैथ्स में कि अगर ए बी का इनवर्स हो तो आप उसको लिखते हैं बी इनवर्स, ए बी का इनवर्स हो तो आप उसको लिख देते हैं बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, यानी रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखते हैं राइट साइड पे। ओके, तो जब ए बी को हम ओपन करेंगे, ए बी के ट्रांसपोज को, तो पहले बी ट्रांसपोज आएगा देन ए ट्रांसपोज आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमें कहती है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए बी ट्रांसपोज बी के इक्वल और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम यूज करें इक्वेशन नंबर 3 को, तो उसका मतलब है कि जो बी ए है वो तो इक्वल है ए बी के। इट मीन्स आप इस बी ए की जगह पे ए बी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 3। तो ए बी का होल का ट्रांसपोज जो लेफ्ट पे आ रहा था उसको लिखते हैं लेफ्ट पे, और राइट को सिंप्लीफाई किया आपने राइट साइड को, उसका आंसर भी ए बी आ गया। इसका मतलब हुआ इस लास्ट रिजल्ट से हमें ये पता चला कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी है। तो जो इक्वेशन नंबर 4 है वो यही थी, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। इट मीन्स अगर आप किसी का भी ट्रांसपोज लें, अगर वो वापस उसी के इक्वल आ जाए तो फिर वो चीज़ जो होती है वो सिमेट्री कहलाती है। यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन जो है वो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से दिया गया है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह जैसे इसकी स्टेटमेंट में था कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक है। सिर्फ चेंज इसमें क्या है कि ये ए बी इज इक्वल टू बी ए जो है, हमें पता है ये कॉमोडेटिव लॉ है, तो उन्होंने ए बी इक्वल टू बी ए की बजाय यहाँ पे कॉमोडेटिव लॉ मेंशन कर दिए। अगर आप इस स्टेटमेंट में देखें तो देन प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कॉमोटेटिव या कम्यूट। अगर ए और बी जो है वो कम्यूट करते हैं तो इट मींस ए बी इज इक्वल टू बी ए। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्चुअल में ये प्रीवियस क्वेश्चन की ही अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 की।